कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर छोटी छोटी बात पर टोका टाकी हो रही हो और दिल चाहता हो कि बस किसी ऐसी दुनिया में चले जाएं जहां कोई कुछ कहने वाला ना हो। आज हम रॉबिन क्लेन की कविता अमांडा के जरिए ठीक इसी एहसास की दुनिया में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चे का मन असलियत के दबाव से बचने के लिए कल्पना के खूबसूरत पंख लगा लेता है। यहाँ देखिए, अमांडा की जिंदगी दो अलग अलग हिस्सों में साफ साफ बटी हुई है। एक तरफ है कठोर काबू में रखने वाले आदेश और दूसरी तरफ है आजादी और शांति से भरी एक काल्पनिक दुनिया। ये सिर्फ दिन में देखे जाने वाले सपने नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में उस दबाव भरी दुनिया में अपना वजूद बचाने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि आखिर अमांडा को इतनी रंगीन और गहरी काल्पनिक दुनिया बनाने पर मजबूर कौन कर रहा है? इसका जवाब छिपा है उस लगातार मिलने वाली डांट फटकार में जिसका वो हर पल सामना करती है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, इन शब्दों को बार बार सुनना कैसा लगता होगा। हर लाइन के आखिर में अमांडा शब्द का दोहराव सिर्फ एक नाम नहीं है, नहीं, ये एक लगातार दिया जाने वाला रिमाइंडर है कि उस पर हर पल नजर रखी जा रही है, उसे हर पल परखा जा रहा है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। बात सिर्फ उसके बैठने के तरीके की नहीं है, ये तो उसके जीवन के हर पहलू पर एक तरह का हमला है। उसके लिए कहीं कोई राहत नहीं है, कोई सुकून का पल नहीं है। तो मतलब ये है कि ये नियंत्रण हर तरफ से है, उसकी आदतों से लेकर उसके काम और उसके बर्ताव तक हर बात पर टोका जा रहा है, और इस सब से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। सीधे शब्दों में कहें तो अमांडा की दुनिया एक पिंजरा है जो लगातार छोटा और छोटा होता जा रहा है। तो इस लगातार दबाव का अमांडा जवाब कैसे देती है? वो हार नहीं मानती, वो कुछ बनाती है अपने मन में। चलिए उसकी कल्पना की इस अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगाते हैं। और देखिए, यहां आते ही लहजा कैसे पूरी तरह बदल जाता है। उन तीखे चुभने वाले आदेशों की जगह ले लेती है एक एकदम शांत सपनों जैसी दुनिया। ये असलियत से उसका पहला और बहुत खूबसूरत पलायन है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है एकमात्र निवासी होने पर दिया गया जोर। मतलब वो सिर्फ एक जलपरी नहीं बनना चाहती, वो उस समुद्र में पूरी तरह से अकेली रहना चाहती है। ये उसकी शांति और किसी भी तरह के निर्देशों से आज़ादी पाने की गहरी तड़प को दिखाता है। अब उसकी दूसरी कल्पना तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जहां एक तरफ उसकी माँ उससे हर चीज साफ सुथरी और परफेक्ट चाहती है, वहीं अमांडा धूल में खेलने और एक अनाथ होने का सपना देख रही है। देखिए, हमारे लिए अनाथ होना एक बहुत दुखद बात हो सकती है, लेकिन अमांडा के नजरिए से देखें तो ये सबसे बड़ी आज़ादी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, और जहां खामोशी और आज़ादी ये सबसे कीमती खजाने हैं। और आखिर में वो एक जानी पहचानी परी कथा रेपंजिल की तरफ मुड़ती है। लेकिन क्या वो किसी राजकुमार का इंतजार कर रही है कि वो उसे बचाएगा? शायद नहीं। और यही इस कविता का सबसे शानदार हिस्सा है। कहानी के बिल्कुल उलट, अमांडा को किसी राजकुमार से बचाए जाने की कोई इच्छा नहीं है। वो तो मीनार इसलिए चाहती है ताकि वो अकेली रह सके, जहां कोई भी उस तक पहुंच ना सके। वो एकांत चाहती है, बचाओ नहीं। तो कवि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच इतना गहरा फर्क कैसे पैदा करता है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन शब्दों को कैसे इस्तेमाल किया गया है। आइए कवि के कुछ चतुर साहित्यिक तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहली तकनीक है एनाफोरा। इसे किसी गाने के हुक लाइन या कोरस की तरह समझिए। जब कोई चीज बार बार दोहराई जाती है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और एक लय बनाती है। कविता में मत करो और क्या तुमने का ये दोहराव सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं है, ये हमें यानी पढ़ने वाले को अमांडा की जगह पर खड़ा कर देता है। इससे हम भी उन लगातार कभी न खत्म होने वाली टोका टाकी की बौछार को महसूस कर सकते हैं। अगली तकनीक है इल्यूजन। ये कुछ बातचीत में किसी अंदरूनी मजाक की तरह है। मतलब ये उन लोगों के लिए मतलब कि एक और परत जोड़ देता है जो उस कहानी या किरदार को पहले से जानते हैं। जलपरी और रपंजिल का जिक्र करके कवि सिर्फ कोई भी किरदार नहीं चुन रहा है, वो आज़ादी, अकेलेपन और जादू से जुड़ी इन कहानियों की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।
इसलिए ये कल्पनाएं सिर्फ भागने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीकों में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब हम कविता के अंत की ओर बढ़ते हैं। ये वो पल है जहां असलियत और कल्पना की ये दो दुनियाएं एक अंतिम और बेहद व्यंग्यात्मक क्षण में टकराती हैं। और यहां आकर समझ की पूरी कमी साफ दिखती है। अमांडा की माँ उसकी खामोशी और उदासी को नाफरमानी का एक और सबूत मानती है। वो ये महसूस ही नहीं कर पाती कि ये उसके अपने ही बर्ताव का सीधा नतीजा है। और यही इस कविता का दिल दहला देने वाला सच है। अमांडा की आवाज को खामोश कर दिया गया है और उसकी माँ को अपनी बेटी की सच्ची भावनाओं से ज्यादा इस बात की फिक्र है कि लोग क्या सोचेंगे। दोनों के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी है कि उसे भरना नामुमकिन लगता है। तो अमांडा कविता हमें एक असहज लेकिन बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक बच्चे का मार्गदर्शन करने और उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में क्या फर्क है? हम बच्चों की परवाह उनकी आत्मा को कुचले बिना कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा संतुलन है जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।